हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, सभी अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जिन भी बच्चों का सपना होता है कि पुलिस में भर्ती होने, किसी भी कारण भर्ती नहीं हो पाते और अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाती, जो भी बच्चे पिछली बार मेरिट आउट हो गए थे 60,244, उनके लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी खबर है। आपकी होमगार्ड की वैकेंसी रिलीज कर दी गई। साथियों, डिटेल नोटिफिकेशन इस वीडियो में जानेंगे, पूरा डिटेल एक एक। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इसके होमगार्ड के रिगार्डिंग कहीं भी आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी नोटिफिकेशन विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, जिले वाइज पद हैं, क्या जिले वाइज ही भर्ती होगी, इस तरीके की सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको पूरी सूचना है, जो पूरी विज्ञप्ति है, पूरी एक पेज खोल के रख दूंगा। आय जात मूल निवास का सारा, आधार कार्ड का, इनरोलमेंट का, यानी आपका मार्कशीट का और एज का, जिले वाइज पद होंगे, जिले वाइज भर्ती होगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो वीडियो को पूरा देखें और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होम गार्ड रिलेटेड आपको दोबारा किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की। तो ये क्या, होम गार्ड के इनरोलमेंट यानी 2025 के जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें करीब 41,424 पद के लिए नोटिफिकेशन निकाले। कितना? 41,424 पद के लिए। तो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा मुख्यालय होम गार्ड के लिए 41,424 पद इसमें आपके रिक्त हैं। तो इसके लिए, और ये देखिए इसमें सैलरी क्या बनती है, सारी डिटेल जानकारी मैं इसमें आपको दूंगा। तो ये क्या कह रहा है कि इनरोलमेंट है तो होमगार्ड के लिए शासन और निर्धारित दिए थे वर्तमान प्रतिदिन की ड्यूटी पर 600 रुपये। आपके 600 रुपये तो प्रतिदिन की ड्यूटी पर है, प्लस इस पर जो 58% डीए लगेगा वो, तो करीब आप मान के चलिए करीब आपके 100 लगभग 300 और रुपये जोड़ लीजिए, करीब आपके 927 रुपये बनेंगे। कितने पर डे के? आपके 927। तो आप जोड़ लीजिए कि करीब आपकी सैलरी जो बनने वाली है 28,000 के करीब आपकी सैलरी बनने वाली। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपकी है और होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी है, 8 घंटे की ड्यूटी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि पुलिस से भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होमगार्ड की रहती है, क्योंकि आप अपना घर में कोई भी काम कर सकते हैं इस नौकरी में रहते हुए। तो आपको करीब 927 रुपये आपके पर डे के बन जाएंगे, इसके निर्धारित वेतन के और प्लस डीए मिलाकर। ठीक है, और आने वाले समय में वेतन और अच्छा हो जाएगा। होमगार्ड का बात भी चल रही है कि आरक्षी के समकक्ष इसका वेतन हो जाए, तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या रिक्त जो है पद, वो क्या जिलेवार दिए गए। इनरोलमेंट जो है जनपदवार दिया गया है कि किस जनपद में कितने पद हैं। आइए विस्तार से देखते हैं किस जनपद में कितने पद हैं। आइए विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आगरा में बात करें, 495 टोटल इसमें 1232 पद हैं, जिसमें 495 आपके यूआर के, अनुसूचित जाति यानी ओबीसी 258, जनजाति यानी एससी के, अनुसूचित जाति यानी एससी 258, और एसटी के 24 पद और ओबीसी के 332 पद, आर्थिक ईडब्ल्यूएस 123 पद। ये टोटल 1232 पद हैं। तो बहुत ही अच्छे खासे पद हैं आपके। आगरा में, फिरोजाबाद में 484 है, मैनपुरी में 383 पद हैं, मथुरा में 489 पद है, अलीगढ़ में 853 पद है, एटा में 329 पद है, हाथरस में 495, कासगंज में 299 वैकेंसीज हैं, बरेली में 761, बदायूं 629 और पीलीभीत 451, शाहजहाँपुर 720। ये आपके जो है जिलेवार पद दिए गए, किस जिले में कितने पद हैं। और आपकी जो है जनपद वारी वैकेंसीज होगी। जनपद की पुलिस लाइन में सारा आपका डीपीएसटी और ये सारी चीज़ें जनपदवार ही आपका कराया जाएगा। 102 गाजियाबाद, बुलंदशहर 663, हापुड़, ये सारे जनपदों में आप देख लीजिएगा। ये सारी इस तरीके से दी गई। अयोध्या में 452 वैकेंसीज है, बाराबंकी में 615 है। तो जिस प्रकार का जो जिला यानी बड़ा जिला है तो ज़्यादा वैकेंसीज, कम छोटा जिला तो कम वैकेंसीज। आपके सारे जिलों की वैकेंसीज के बारे में विवरण दिया गया। टोटल 41,424 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रिपोर्ट, और ये जो भर्ती है जिले वाइज ही होगी। अब देखते हैं आरक्षण हेतु यानी किसके कोटे में कितनी वैकेंसीज जा रही हैं। तो आरक्षण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनके कोटे में 2% प्रति जिले की जितनी वैकेंसीज है उसमें 2% जा रही हैं। यानी आगरा की 1232 वैकेंसी हैं, जिसमें 2% 24 भर्ती इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है, और 5% भूतपूर्व सैनिक और 20% महिलाओं का आरक्षण है होमगार्ड में। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है होमगार्ड में भर्ती होकर अपने सपने को साकार, यानी खाकी का जो भी सपना देखते हैं उसको साकार करने की। तो ये आपके जिले वाइज और आरक्षण वाइज कितनी किसकी वैकेंसीज है, ओरिजेंटल आरक्षण में ये आपको सभी लोगों को दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसकी पात्रता क्या होगी। तो पात्रता में शारीरिक, वो तो पता ही है कि आपका 4800 मीटर रेस 25 मिनट में, वो आरक्षी वाला ही है। और लड़कियों का जो है 2.4 किलोमीटर आपका 8 मिनट में, ये आपका 2.4 किलोमीटर आपका 14 मिनट में, ये लड़कियों के लिए है। तो इसमें देखेंगे कि आवेदन आवेदन की ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तो 18/11 यानी आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए और 17 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आवेदन किए गए समायोजन तिथि तो 20 तारीख से आप इसमें
अपना चेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे करना है, यूपीपीआरबी, जो यूपीपीआरबी की जो वेबसाइट है, यानी प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, उस वेबसाइट पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में आवेदन शुल्क जो है, आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये है। आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये है। किसका, सामान्य ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 300 है। ठीक है। इनरोलमेंट के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक, तो सभी पता, तिब्बत का शरणार्थी जो भारत निवास करता हो, 1962 से पूर्व आया हो। इसके बाद और इसमें है भारतीय उद्भव जिससे निवासी, यानी आप सिंपल है भारत का नागरिक होना चाहिए कि राष्ट्रीय उसमें वो है आपकी, यानी आप उसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद में शैक्षिक अर्हता देखेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल आप 10 पास होने चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो बच्चे अपेयरिंग 10th क्लास में है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जो बच्चे अपेयरिंग यानी 10th क्लास में हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया, अभी पेपर नहीं हुए फाइनल, तो उसमें ये बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। ये इसमें साफ साफ ख में लिखा हुआ है। तो आप 10th पास होने चाहिए, किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहीं से भी आपने 10th पास किया हो या 10th के समकक्ष कोई डिग्री डिप्लोमा लिया हो तो आपका इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो सिंपल 10th पास। इसके बारे में बात करेंगे कि एनसीसी के लिए फ़ायदा, भाई एनसीसी के लिए बल्ले बल्ले है, जिसमें सी सर्टिफिकेट धारकों को 3 अंक मिलेंगे और बी सर्टिफिकेट को 2 अंक, ए प्रमाण पत्र वालों को 1 अंक और भारत का स्काउट गाइड अगर प्रमाण पत्र धारी किया एनसीसी में तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसके साथ जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो उसको भी 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अब आयु की बात करें तो जिन बच्चों की आयु 1/7/1995 से और 1/7/2007 के बीच है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 से 30 वर्ष तक की आयु आपको इसमें दी गई है। इसके बाद में जो समय सीमा, यानी जो आपका इसमें जो आयु में छूट है वो इस तरीके से अकॉर्डिंग दी गई, यानी ईडब्ल्यू समान श्रेणी तो 1995 से 2007 तक अगर आप ये आयु है 1 जुलाई से 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक के बीच के हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो अधिकतम आपको 5 साल की छूट, जनजाति के हैं तो आपको 5 साल की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग है तब भी आपको 5 साल की छूट, यानी आप 1990 में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका जन्म हुआ है और 2007 के बीच तो अभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी एज रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो इनरोलमेंट के सभी प्रकार उपयुक्त, यानी आपका चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए, आपके किसी प्रकार का केस या कुछ भी मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके बाद में होमगार्ड, उत्तर प्रदेश शासनादेश 95 उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड इनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अधीन किया जाएगा। लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें आपको सामान्य ज्ञान यानी सिर्फ जीएस पूछेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 कुल 100 अंक होंगे, टोटल 2 घंटे का इसमें समय रहेगा। तो निर्धारित प्रश्न के लिए 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और निर्धारित समय 2 घंटे, तो 2 घंटे समय बहुत ज़्यादा है। इसमें समय का खेल नहीं, इसमें खेल है आपकी कितनी जानकार हैं आप जीएस में, उस पर डिपेंड करता है। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक वालों के लिए इनरोलमेंट के पात्र नहीं, यानी अगर आपके 100 में से अगर 25 नंबर से कम आए तो आप इनरोलमेंट पहले ही कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी मेरिट में नाम नहीं आएगा। अगर आप 25 से ऊपर पाएंगे तभी आपकी मेरिट बनेगी। ये इस पॉइंट में ये बात इसमें क्लियर की गई है। ठीक है, और इसमें क्या ओएमआर पर ही परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट ए में दिया गया था, यानी ओएमआर पे आपकी परीक्षा होगी जिसमें 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। ओएमआर पर परीक्षा होगी, प्रश्न के 4 अंक विकल्प, उसमें तो विकल्प को एक अभ्यर्थी को चुनना होगा। प्रत्येक विकल्प में चयनित करने के लिए ओएमआर पर गोले भरने होंगे, जो गहरे नीले या काले पेन से आपको गोलों को भरना है। इसमें से किसी प्रश्न में एक विकल्प आपको एक गोला भरना है, किसी भी जो आपको उत्तर सही लगता है। एक बार अंकित करने पर गोला बदल नहीं सकते आप। मान लीजिए अगर आपने गोला इस तरीके से कर दिया और फिर आपने दूसरा भी गोला कर दिया तब भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जो सही उत्तर है उसी को अच्छे से गोले में भरें। ठीक है, यदि एक प्रश्न का उत्तर एक से अधिक वैसे तो ऐसे अभ्यर्थी को अंकित रूप से प्रश्न को अंक एक उस प्रश्न, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने डबल, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपने डबल गोले भर दिए तो उसके लिए आपको जो है आपका क्वेश्चन ही गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्कैनिंग से आपका मूल प्रति, जैसे इसमें मूल प्रति के साथ लेकर चलेंगे वर्ष स्वतंत्र निरस्त साझा किया जाए। वो हमारे पत्र 3 प्रतियाँ होंगी, मूल प्रति स्कैनिंग के प्रयुक्त होगी। उत्तर प्रदेश तृतीय अभ्यर्थी के पास होगी जो मूल प्रति लेकर चले आएंगे। ठीक है, वो कह रहा है जिसने आप पेट देने जाते हैं उसमें 3 प्रतियाँ होती हैं, तो एक आपकी प्रति रहेगी जिसमें आप क्या है कि जो आपने आंसर दिए होंगे उनको मिला सकते हैं आंसर की से, तो इस तरीके से दिया गया है। अब बात करते हैं आगे ये आपका परीक्षा पैटर्न और क्या है
कि मान लीजिए कोई कुछ प्रश्न अगर आयोग द्वारा गलत किया जाता है तो उसका जो सूत्र है उस प्रश्न के अंक किस तरीके निर्धारण किए जाएंगे, तो सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। ये आपका यूपी पुलिस में भी ये सेम सूत्र काम किया था, जो 60,244 की जो भर्ती हुई थी उसमें भी ये भर्ती बोर्ड ने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके नंबर जो शिफ्ट में कैंसिल हुए थे क्वेश्चन, इसी आधार पर आपको नंबर प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक और सही प्रश्नों की संख्या, इस तरीके से आपको ये आयोग का फार्मूला है, वो आपको जो भी क्वेश्चन जो भी निरस्त होंगे वो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। शारीरिक परीक्षण के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हैं तो आप 160 सेंटीमीटर चल जाएंगे। अगर ओबीसी, एससी और जनरल ईडब्ल्यूएस तो आपके लिए अगर मेल हैं तो आपको 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपको न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर, फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर, और जनजाति एसटी के लिए आपको 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है यानी जो उनकी हाइट है ये 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजातियों की जो महिलाएँ हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए एक नोट करने की वाली बात है कि न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 किलोग्राम से अगर आपका वजन कम होगा तो आप उसके लिए आप छट भी सकती हैं। तो वजन महिलाओं की कैटेगरी में वजन काफ़ी मायने रखता है, तो 40 किलो से आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में कि आपकी 4800 मीटर की रेस आपको 28 मिनट पूरी करनी होगी और 2.4 किलोमीटर की रेस आपको 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ये आपका यूपीएसआई वाला ही भाई शारीरिक दक्षता परीक्षा है। जो यूपीएसआई में जो फिजिकल होता है सेम फिजिकल होमगार्ड में भी है। 4800 किलोमीटर 28 मिनट में और 2400 मीटर 16 मिनट में आपको यहाँ पर पूरी करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं समय सीमा में छूट बताई थी मैंने आपको। वर्टिकल आरक्षण होगा तो समय सीमा में छूट आपको मैंने बता दी 5 वर्ष एससी ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट है। महिलाओं के लिए और इंटर आरक्षण पूर्व सैनिक के लिए। इसके बाद में संग्राम सेनानी के बारे में दिया ईडब्ल्यूएस के बारे में दिया है। आवेदन प्रक्रिया आप यूपी पीआरबी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके इसके बाद में आप अपना लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक इनरोलमेंट हेतु किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए जो आपने OTR किया उस पर, फिर आधार कार्ड या डिजी लॉकर से आप कर सकते हैं। आधार कार्ड से कर सकते हैं, डिजी लॉकर से आप कर सकते हैं। और आपका आय जात मूल्य वहाँ सभी बना चाहिए। तो आवेदन पर तो रियल टाइम फोटोग्राफ ली जाएगी। तो फोटोग्राफ बहुत ही जो आपकी जैसे SSC में नहीं चलता है कि रियल टाइम फोटोग्राफ कैमरे से कैप्चर होगी, तो रियल टाइम ही फोटोग्राफ आपकी लगेगी। तो ये इसमें दिया गया रियल टाइम कैमरा, वेब कैमरा से कोई ना कोई रियल टाइम फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। यदि रियल टाइम फोटो दौरान अगर टोपी पहनकर फोटोग्राफ आप लोगे तो स्वीकार नहीं, यानी आपको रियल टाइम फोटो देना, कोई भी टोपी आप नहीं कोई भी टोपी वगैरह नहीं, कैप वगैरह धारण नहीं कर सकते। यानी अगर मान लीजिए सर्दियों के टाइम में अगर कैप वगैरह लगाएंगे तो आपकी जो फ़ोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आप इस ध्यान में रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ लेते समय आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अपने सिर पे धारण ना करें जिससे आपकी फ़ोटो में गड़बड़ी आए। ठीक है, तो रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य सभी चीज़ें से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यानी आपको बिल्कुल अपना चेहरा बिल्कुल साफ रखना है, किसी भी चीज़ से ढकना नहीं है, ना मास्क लगाना, ना ही टोपी लगानी। तो इससे क्या होगी, नहीं तो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट होगी। और रियल टाइम फोटोग्राफ यानी SSC वाला ये पैटर्न यहाँ पर यूपी पीआरबी फॉलो कर रहा है। इसके बाद में रियल टाइम फोटोग्राफ में आपको क्या है कि उन अभ्यर्थियों की यानी कोई भी चश्मा भैया आपको नहीं लगाना है, चाहे आपका टेस्टेड चश्मा हो या आपका नज़र वाला चश्मा हो, किसी भी प्रकार का आपका चश्मा नहीं लगाना है। ठीक है, फोटोग्राफ ब्लर और धुंधली नहीं होनी चाहिए, फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें फोटोग्राफ के बारे में भाई महत्वपूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि फोटोग्राफ ही मेन होता है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, जिससे जो फॉर्म कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं लड़कों के। तो आपको ये गलती नहीं करती है, अभ्यर्थियों को आवेदन करते हैं वर्दी दशा में स्वीकार नहीं, यानी कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी वगैरह धारण नहीं करेगा। लेकिन परीक्षा में इनरोलमेंट हेतु चरण भाग लेते समय कोई भी अभ्यर्थी वर्दी धारण नहीं करेगा। रियल टाइम फोटोग्राफ आधार कार्ड से मैच नहीं होता तो अभ्यर्थी संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदक का आधार नहीं दिया है तो इस निर्धारित समय पर सरकारी पहचान पत्र को दिया गया तो उसे आवेदन दर्ज किया। यानी इसमें कुछ नहीं है, इसको आप इतना ध्यान मत दीजिए। आपका मेन है कि आप फ़ोटो अपलोड करते समय किसी भी प्रकार की कैप वगैरह, चश्मा वगैरह धारण ना करें। ठीक है, हस्ताक्षर आपका आकार 160 से 140 गुणा 160 पिक्सल का होना चाहिए और हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए इसमें। और रनिंग लेटर्स में यानी ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लेटर्स में होना चाहिए। यानी
आपको इस तरीके से नहीं लिखना कि ये ब्लॉक में, ये रनिंग में लिख दिया, फिर ये ब्लॉक में, और फिर ये ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए। आपको रनिंग हैंड लेटर में आपको, जैसे मान लीजिए आपको विकास लिखना है, तो विकास इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे सही तो आप हिंदी में साइन करें। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो आप हिंदी में ही साइन करें, सबसे सही रहेगा। हिंदी में साइन करें जो भी आपके साइन हो। तो यानी ब्लॉक लेटर्स में साइन नहीं होने चाहिए, रनिंग लेटर में ही साइन होने चाहिए। आवेदक को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही वाली पेन से ही साइन करने चाहिए। यानी आपको साइन किससे करना है? काले पेन से। काले पेन से आपको साइन करना है, काले पेन से। आप अगर आप नीले पेन से करेंगे तो हालांकि रिजेक्ट नहीं होता, यूपी पुलिस में किसी का भी रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप काले पेन से ही अपना साइन करें, हस्ताक्षर करें, ठीक है। आवेदन शुल्क भुगतान करने में तो मैंने बता दिया आपको। शैक्षिक आरक्षण हेतु संबंध में डिजी लॉकर्स के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हैं। आप डिजी लॉकर से अपलोड करें या मैनुअली अपलोड करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु, ये तो मैंने आपको बताया, इनरोलमेंट संबंधित जो मैंने काम की चीज़ें हैं आपकी, वो मैंने लगभग आपको बता दी। और सबसे पहले, सबसे जो आपका सिलेबस क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, नवीनीकरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, संस्कृति और विशिष्ट आयोजित प्रमुख त्यौहार, खेल, पुलिस, प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आतंकवाद, पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सम्मान देश, राजधानी मुद्राएं, खोज, मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन, और इस तरीके से औद्योगिक, और मतलब जितना स्टेटिक जीके इसमें महत्वपूर्ण है, जो भी जीएस है वो सारा इसमें कवर किया गया है। स्टेटिक जीके प्लस आपका सामान्य ज्ञान, भूगोल, इस तरीके से। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका आय जात मूल निवास आप अपना बनवा लीजिए। क्या? आय जात मूल निवास, आय और जाति मूल निवास अभी आप आवेदन कर देंगे तहसील से, लगभग 7 दिन में आपका बन के आ जाएगा। तो कोशिश ये करें कि 6 महीने पुराना ना हो आपका आय और जात मूल निवास। तो आई होप आपको समझ में आएगा, और सारी मैंने जानकारी इस वीडियो में आपको दी है। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। इसी तरह की जानकारी और होमगार्ड के रिलेटेड मैं आपको देता रहूँगा, और भी गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा। यूपी पुलिस रिलेटेड जितनी भर्ती आती हैं और यूपीएससी स्टडी मटेरियल, सभी चीज़ों में इस चैनल पे आपको गाइड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जाके मैं आपको सही जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी जो जेन्यून है, जो भी चीज़ें अच्छे से आपको बता सकूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।